राजस्थान के लिए विशेष तौर पर जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक पार्क ये स्वीकार किया है और इस पार्क के विकसित होने के बाद लगभग 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक बहुत बड़ा विषय है। एक विषय चर्चा का विषय ना, उसमें मुझे बजाय आप प्रश्न पूछ नहीं अपनी तरफ से लेता हूँ कि बजट के भाषण में दो प्रदेशों की नाम लेकर चर्चा ज्यादा की गई, बिहार की और आंध्र प्रदेश की। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी प्रदेशों को कोई इग्नोर किया गया है, क्योंकि वहां कुछ उल्लेखनीय बातें सबके बीच में रखनी होती है। बजट का जो पाठ होता है, बजट का जो ग्रंथ होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें बातें उल्लेख करने के लिए नाम ले लिए जाते हैं। अगर मानो राजस्थान के बजट की बात करो, आप लोग जरूर उसका दिन, राजस्थान में जिले कितने हैं? 50। कभी भी इतने जिले हैं बजट में, सब जिलों का उल्लेख कभी होता नहीं। लेकिन जो बजट बनता है ऐसा नहीं से कुछ जिलों का नाम ले लिया तो उनका बजट होता है, बजट होता ही नहीं है। बजट सबके लिए होता है। अब अगर बजट कुछ दिया गया है तो इसमें खर्च का अनुमान 48 लाख करोड़ किया गया। तो 48 लाख करोड़ रुपया आखिर तो सारे देश में लगेगा, सब प्रदेशों में लगेगा। उसमें अगर 2-3 योजनाएं 2 प्रदेशों की घोषणा कर दी तो इसका मतलब ये उसकी चर्चा हो गई। अब मान लो 3 करोड़ नए मकान बने, तो ये 3 करोड़ नए मकान सारे देश में ही तो बनेंगे। हर प्रदेश में बनेगी, सूची बना करके उसका मूल्यांकन होगा, उसका सर्वे होगा। सर्वे के बाद जो एलिजिबल होंगे, 4 वर्टिकल अलग है, तो जितने एलिजिबल होंगे प्रदेश उतनी मांग करेगा। उस मांग अगर वो 3 करोड़ से ज्यादा मांग आई है तो प्रोरेटा उसमें दे दिया जाएगा। 3 करोड़ से कम आती है तो फिर कहा जाएगा प्रदेशों को नहीं, और अपने हिसाब से आप उस क्राइटेरिया को बदल करके थोड़ा। तो केंद्र सरकार ऐसे टारगेट तय करती है, तो सब प्रदेशों के अंदर उसका लाभ मिलता है। राजस्थान के कारीगरों, विशेष जो शिल्पकार हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनको जो प्रधानमंत्री की गरीब लोगों को रोजगार देने की योजनाएं हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्टैंड अप इंडिया, ऐसे लोगों को भी लगभग 2 करोड़ रुपया खर्च करने की सरकार की योजना है, ताकि युवाओं को, बेरोजगारों को कौशल विकास, ये सब दिया जा सके। यानी उद्योग के नाते भी व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण व्यवस्था 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI जिनको कहते हैं, उनमें हब एंड स्पोक व्यवस्था, इस माध्यम से उनको विकसित किया जाएगा और उनके परिणाम कौशल के नाते ताकि रोजगार लोगों को मिले, इस प्रकार से इसमें व्यवस्था की गई है। नए बंधु जो रोजगार प्राप्त करेंगे, खासकर गरीब व्यक्ति पहली बार प्राइवेट सर्विस में जाता है तो उसको होता है कि EPF वगैरह में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, तो EPF रजिस्ट्रेशन सुलभ हो जाए, इसके लिए इंसेंटिव गया कि ऐसे नए लोग जो रजिस्टर कराएंगे उनको 1 महीने यानी 15,000 रुपए तक का उनको इंसेंटिव के रूप में 3 किस्तों में दिया जाएगा, ताकि उनको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होने का भविष्य सुरक्षित हो सके। तो ये बहुत बड़ी योजना ऐसे लोगों के लिए की गई है। गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में हमको पता ही है कि जो पहले से चल रही है उसको और एक्सटेंड किया गया है अगले वर्ष के लिए। इसमें भी राजस्थान में बहुत अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। इसी प्रकार से खेती बाड़ी को यानी किसान के लिए और लाभ कैसे हो, क्योंकि राजस्थान एक किसान कृषि प्रधान प्रदेश में कह सकता हूँ, वो भी यहाँ एक अलग से एक मिशन बना करके कृषि और बागवानी फसल, उसमें टेक्निक और नई नई वैरायटीज जो वहाँ की यहाँ की जलवायु के हिसाब से, पानी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से जो ज्यादा उपयोगी है, इसके लिए चयन करके मिशन बनाया है। खासकर उसमें धान और तिलहन, सरसों है, मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, इन सब फसलों को कैसे ज्यादा बनाए कार्यनीति बनाई जाएगी और इसमें राजस्थान को मुख्य रूप से लाभ होगा। क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी के कारण से ऐसी फसलें नहीं ज्यादा बढ़ाई जा सकती जो पानी पर निर्भर,
लेकिन ये मसले हैं जिनमें पानी कम लगता है। जलवायु के सबसे तिलन तलन में राजस्थान कैसे आत्मनिर्भर बने, इसकी विशेष योजना बनाई गई है। किसानों की जमीन, उन जमीनों का विवरण, क्योंकि बहुत से ऐसे विवाद खड़े होते हैं जब तक उनका डिजिटलाइज एक डाटा नहीं होता तो उनके विवाद झगड़े बहुत होते हैं, बंटवारे के झगड़े होते हैं। तो 6 करोड़ किसानों की जो जमीनें हैं उनका विवरण और उनकी जो भूमि की रजिस्ट्री हो जाए, इस और एक विशेष डिजिटलाइजेशन का प्रोग्राम ये चलाया जाएगा ताकि इसमें किसानों को लाभ हो सके। और इसमें पहले चरण 5 राज्यों को इसमें चुना जाएगा और सब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड है, उस किसान क्रेडिट के साथ ये सारी चीजें जोड़ी जाएंगी ताकि उनको लाभ भी मिले उसका, और फिर फसल के बाद उनकी ठीक से बिक्री भी हो सके, इसका भी विशेषता रखा जाएगा। पर्यटन में भी भारत को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए कुछ प्रदेश इनका अपना योगदान हो सकता है। राजस्थान इसके अंदर विशेष भूमिका निभा सकता है। तो राजस्थान का एक प्रकार से पर्यटन के अंदर जो अभी तक एक आंकड़ा है वो जस्ट 5% का योगदान है, और ये बहुत बड़ा योगदान है। 5% किसी एक सेक्टर का योगदान किसी एक प्रदेश में होता है तो ये बड़ा है। तो इसमें भी पर्यटन के से कुछ ट्रेनिंग शुरू की जाएंगी, रोजगार दिए जाएंगे, कुछ पर्यटन विभाग इसके अंदर और काम करेगा। उसमें राज्य के 20 लाख से अधिक वालों को रोजगार मिलेगा। ऐसा पर्यटन की योजना से आगे इसको बढ़ाया जा रहा है। पावर सेक्टर में कुल मिलाकर राजस्थान जो पावर सेक्टर का कैपिटल जो खर्च है उसके अंदर लगभग 5% से ऊपर खर्च राजस्थान में होगा। यानी 20,000 करोड़ जो कैपिटल का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होगा उसमें 1,014 करोड़ रुपया इसकी शुरुआत है, क्योंकि ये डिमांड बेस्ड होता है। डिमांड जहाँ जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट से जाती है उतना पैसा होता है, उस पैसे को बाद में उसका यूटिलाइजेशन अगर होगा तो उसकी अगली किस्तें भी आती हैं। और जो CPSUs हैं भी अपने आप इन्वेस्ट करते हैं, तो टोटल CPSUs का 67,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस अगले वर्ष में होने वाला है, जिसमें 8,870 करोड़ रुपया राजस्थान के लिए है। राजस्थान ने अभी एक पीछे MOU किया है और उस MOU में 1,50,000 करोड़ रुपए की लागत के जो NTPC और NTPC ग्रीन, कोल इंडिया, इन सबके साथ लगभग 32,000 मेगावाट की पावर के प्रोजेक्ट ये MOU हुआ 10 मार्च 24 को। उस नाते से सोलर एनर्जी बहुत बड़ा स्कोप है। इस 30,000 में से 32,000 में से लगभग 28,000 मेगावाट तो केवल सोलर का है। तो सोलर अपने में राजस्थान का एक हब बन गया है। तो सोलर की जो प्रोडक्शन है ये राजस्थान में पर्याप्त होने वाली है। RDSS जो स्कीम चलती है उसमें कल, क्योंकि वो मेरे अपने डिपार्टमेंट का विषय है तो इसलिए जानकारी है कि 7,896 करोड़ रुपया हमने जो सैंक्शन किया है RDSS की जो सेकंड लिस्ट है वो राजस्थान को दे रहे हैं। वो है फीडर सेग्रीगेशन के लिए 7,620 फीडर ये सेग्रीगेट हुए, क्योंकि अभी फीडर सब प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए एक ही है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो डोमेस्टिक है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे इंडस्ट्रियल। लेकिन अब सबके फीडर का सेग्रीगेशन होना आवश्यक है। उसमें बहुत बड़ा लाभ डिस्ट्रिक्ट सेक्टर को होता है। तो उसमें ये फीडर सेग्रीगेशन इस प्लान के अंतर्गत इस 7,800 करोड़ में मंजूर किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने 3,003 करोड़ अतिरिक्त घरों की योजना मैंने बताई। इसके अतिरिक्त देश भर में ऐसे शहर हैं जिसके अंदर जलापूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट और प्रबंध परियोजनाओं का उसके अंदर जिक्र किया गया है। और उसमें भी बड़े हैं उनको सबको इसमें जोड़ा जाएगा। इस करके ये जो स्कीम है हमारी पानी की स्कीम है ना, नहीं अरे भी जो फेज 1 हमने खत्म किया, फेज 2 अब आया है अमृत।
अमृत, तो फेज 2 वो अब शुरू हुआ है। जितने अमृत फेज 1 में शहर लिए गए हैं उसके अतिरिक्त प्रदेश अपने शहरों का चयन करके अमृत 2 में उसे पीने का पानी का डिस्पोजल, इस नाते से भी इन शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य योजनाएं ये 100 शहरों में अलग से इस प्रकार से की जाएंगी और 30 लाख से बड़ी आबादी के 14 शहर के अंदर विशेष तौर पर उनको इम्प्लीमेंटेशन और उसमें फाइनेंशियल जो एक योजनाएं बनेंगी और उस ट्रांसपोर्ट की योजना, आवागमन योजनाएं, इसमें खास करके जो टीओडी पॉलिसी है वो इसके अंदर लागू की जाएगी ताकि लोगों को मेट्रो आसपास, जयपुर में जैसे मेट्रो है और कौन शहर में, अभी जयपुर में है, तो ऐसे 14 बड़े शहर है उसमें जयपुर तो आ ही जाएगा राजधानी जयपुर इस नाते से इस योजना का जरूर लाभ होगा जहां ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से मेट्रो के आसपास टीओडी पॉलिसी में रेजिडेंशियल फैसिलिटीज ये मिले ताकि यातायात समस्या भी समाप्त हो। महिलाओं के लिए विशेष तौर पर योजनाएं बनाई गई हैं, खास करके जो कमकाजी महिलाएं हैं उनके हॉस्टल्स ये ज्यादा बने और क्रैश के आंगनबाड़ी और क्रैश, थोड़ा कमकाजी महिलाएं क्रैश को ज्यादा प्रेफर करती हैं, तो जो क्रैश बनेंगे उनकी देखभाल केंद्र ये महिलाओं, खास करके जो कर्मचारी महिलाएं हैं वो उनको आसानी से ये सुविधा मिल जाएगी बच्चों की देखभाल करने के लिए और उसमें महिला रोजगार भी निश्चित रूप से बढ़ने की होना ये बनती है। महिलाओं के और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न योजनाएं हैं उसके लिए 3 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, 3 लाख करोड़ रुपए का किया गया है, तो एक बड़ा पोर्शन जो उसमें किया है। अनुसूचित जाति और जनजाति, इसमें पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके तहत जनजातीय बहुल गांव हैं और उसमें भी खासकर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे 63,000 गांव को